वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक गजब की बुक द मिलियनेयर फास्टलेन को समराइज करने वाले हैं जिसे एमजे डेमार्को ने लिखा है। इस पूरी समरी के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल रोड मैप्स होते हैं और कौन सा सबसे बेस्ट है। एक जरूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि प्लीज इस वीडियो को बाकी वीडियोस की तरह ना देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेन और पेपर साथ रखें और नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आप इस बुक की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो एमजे की स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एमजे डेमार्को ने कॉलेज 2 बिजनेस डिग्रीज के साथ खत्म करा। उनके दोस्तों ने अच्छी और हाई पेइंग जॉब्स ले ली थी, लेकिन उन्होंने नहीं, क्योंकि वो कुछ अपना करना चाहते थे। 1-2 साल तो ठीक से गए, लेकिन उनकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती गई और वो काफी सारी और जॉब्स करने लगे, जैसे रेस्टोरेंट पर काम करना और पिज्जा डिलीवर करना। वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे 18 साल के बाद अपने पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं, लेकिन एमजे 25 की एज में भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे और लोग उनका बहुत मजाक बनाते थे। यहाँ तक कि उनके और जॉब्स और बिना रेवेन्यू के बिजनेसेस की वजह से उनकी काफी समय की गर्लफ्रेंड भी उनको छोड़कर चली गई। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरी जिंदगी क्या बन गई है। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज को बदलने का डिसाइड करा, जो था उनका एनवायरमेंट। वो फोनिक्स चले गए सिर्फ $900 के साथ। उनके पास ना ही कोई जॉब थी, बस कुछ साइड बिजनेस और बहुत सारी बुक्स। फिर उनको एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया आया, जिसके लिए उन्होंने वेबसाइट बनाई और उन्होंने उस पर काफी मेहनत की। फिर आया .com बबल और उन्होंने अपनी वेबसाइट $1.2 मिलियन में बेच दी और मिलियनर बन गए। लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट सारे पैसों को फालतू की चीजों में बर्बाद कर दिया। और वहीं एक और चीज हुई, जिन लोगों ने एमजे की वेबसाइट खरीदी थी, उन लोगों ने वेबसाइट को ग्रो करने की बजाय उसे डुबा दिया। एमजे अपनी क्रिएशन को खत्म होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ही वेबसाइट को $250K यानी $2.5 लाख में खरीद लिया। उन्होंने वेबसाइट पर फिर से बहुत मेहनत की और महीने के 1 लाख तो कभी $2 लाख कमाने लगे। 2007 में उन्होंने अपनी वेबसाइट को फिर से बेचने का सोचा, क्योंकि अब वो अपने बचपन के सपनों को सच करना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा सपना था किताब लिखना, तो उन्होंने अपने बिजनेस को फिर से बेचा और मिलियंस कमाए। 2011 में उन्होंने ये किताब लिखी और उसमें जल्दी अमीर बनने के लेसन्स को लिखा, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेसन्स बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लाइफ में ग्रो कर सकें। और अगर आप इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीदें, उससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला पाएंगे। दोस्तों, 3 तरीके के फाइनेंशियल रोड मैप्स होते हैं: साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। चलिए साइड वॉक से स्टार्ट करते हैं। साइड वॉकर का प्लान होता है कोई भी प्लान ना होना। जो लोग इस रोड पर चलते हैं वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। साइडवॉक रोड पर चलकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये आपको बस गरीबी की तरफ लेकर जाता है। एक साइड वॉकर कोई भी सेविंग नहीं करता और ज्यादातर समय ये लोग कहते हैं कि जिंदगी का कुछ नहीं पता, इसलिए सारा एंजॉयमेंट आज करो, कल की कल देखेंगे। साइड वॉकर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ऑपरेट करते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिलियनर्स प्रोसेस से बनते हैं, इवेंट से नहीं। जब आप किसी ब्लॉग पर या न्यूज पर देखते हो कि उसकी कंपनी इतने करोड़ों में बिक गई या उस कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला जिससे फाउंडर्स करोड़पति बन गए, तो ये सब इवेंट होता है। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। एक बात हमेशा याद रखना, प्रोसेस से इवेंट बनता है। प्रोसेस होता है वो सालों की मेहनत, वो रिजेक्शंस, कोई अर्निंग ना आना, और इवेंट होता है वो गेट रिच टाइम, जब आपको अपनी सालों की मेहनत के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। आप जोमेटो को देख सकते हो, 10 साल की मेहनत के बाद आज वो अपना आईपीओ कर पाई। इसलिए अब जब भी आप कोई गेट रिच इवेंट देखोगे तो अपने आप से पूछना इसके पीछे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि बिना प्रोसेस के कोई भी इवेंट नहीं है। अब दूसरे रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्लो लेन। जो लोग स्लो लेन पर चलते हैं उन्हें यह सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी और हाई पेइंग जॉब लेकर सेटल हो जाओ, और जब तुम 65 के हो जाओगे तब तुम अमीर बनोगे। जहाँ साइडवॉक में लोग सब कुछ अभी चाहते हैं, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वहीं स्लो लेन में लोग वही चीजें बात के लिए पोस्टपोन कर देते हैं और वो बात कभी आता ही नहीं है। तो एमजे स्लो लेन को बेकार क्यों कहते हैं? नंबर 1, टाइम को ट्रेड करना लाइफ को ट्रेड करने जैसा है। अगर आप एक जॉब में फंसे हो तो आप एक ट्रेड में फंस गए हो, जिसमें आप अपनी जिंदगी को कुछ पैसों के लिए ट्रेड कर रहे हो। एमजे के शब्दों में कहूं तो आप फ्रीडम पाने के लिए अपनी फ्रीडम बेच रहे हो। नंबर 2, जॉब में आप नेगेटिव 60% रिटर्न्स बनाते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ₹5 आज दो और कल मुझसे ₹2 लेना, तो क्या आप मुझे दोगे? आप कहोगे पागल हो गया है क्या, 5 के बदले 2, ये तो बेकार है। और यही चीज जॉब में होती है। जॉब में आप 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे की दौड़ भाग मेहनत के बदले 2 दिन सैटरडे और संडे की आजादी लेते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये नेगेटिव 60% रिटर्न्स है।
और अगर आप काफ़ी लंबे समय के लिए नेगेटिव 60% रिटर्न्स बनाओगे तो आप कर्जे में डूब जाओगे। आप में से ज़्यादातर लोग यंग हैं और वो ये नेगेटिव 60% रिटर्न्स नहीं लेना चाहते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एंड में हमने बताया है कि आप असली अमीरी को एक यंग एज में कैसे एंजॉय कर सकते हो। नंबर 3, एक्सपीरियंस पर लिमिटेशन। जॉब में इनिशियल लर्निंग के बाद आपको एक ही काम बार बार करना होता है और कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता। एमजे कहते हैं जितना उन्होंने 10 साल और जॉब्स कर करके सीखा, उससे कई ज़्यादा उन्होंने 2 महीने एक एंटरप्रेन्योर बन के सीखा है। नंबर 4, स्लोलेन एक होप का प्लान है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लान के वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होगा, लेकिन स्लोलेन में आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। एक स्लोलेनर को आप कहते हुए सुन सकते हो कि काश मुझे जॉब से ना निकाला जाए, काश मुझे वो प्रमोशन मिल जाए, काश मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चला जाए, लेकिन सॉरी, काश कोई प्लान नहीं है। चलिए वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, फास्टलेन, जो कि वेल्थ का शॉर्टकट है। फास्टलेन को मैं आपको एक स्टोरी से समझाने का ट्राई करूंगा। एक महान इजिप्ट के फारोहा ने अपने दोनों भतीजों चूमा और अजूर को बुलाया और उन दोनों को इजिप्ट के सम्मान के लिए 2 पिरामिड्स बनाने को कहा। हर एक के पिरामिड बनने के बाद उसे राजा का सम्मान और बची हुई जिंदगी के लिए ऐशो आराम दिया जाएगा। उसके साथ दोनों भतीजों को पिरामिड अकेले बनाना होगा। उन दोनों को पता था कि उनका यह काम सालों लेगा, तो अजूर ने उसी टाइम से काम करना शुरू कर दिया। वो भारी भारी पत्थर उठाता और उसने अपने पिरामिड का फाउंडेशन बना लिया था। अजूर ने 1 साल की मेहनत के बाद देखा कि जिस प्लॉट पर चूमा का पिरामिड बनना था वो बिल्कुल खाली है, वहां पर एक पत्थर तक नहीं था। अजूर सोच में पड़ गया और इसलिए वो चूमा के घर गया और उसने चूमा को एक मशीन बनाते हुए देखा। ये देखकर अजूर ने कहा, चूमा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें एक पिरामिड बनाना था और तुम अपना टाइम इस मशीन पर बेकार कर रहे हो। चूमा ने हंसते हुए कहा, मैं अपना पिरामिड बना रहा हूं, तुम अपने पिरामिड पर ध्यान दो। अजूर ने कहा, मुझे दिख रहा है कि तुम कितना पिरामिड बना रहे हो। और ये कहकर अजूर वहां से चला गया और उसने अपने पिरामिड का काम फिर से शुरू किया। एक और साल निकल गया और अजूर ने अपने पिरामिड का बेस तैयार कर लिया, तो उसने पिरामिड के दूसरे लेवल पर काम करना शुरू किया। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई थी। वो थी अजूर को बहुत भारी पत्थर उठाने थे जो उसके लिए नामुमकिन सा था। तो अजूर अब इजिप्ट के सबसे शक्तिशाली आदमी बेनी से मिला और बेनी ने उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा जिससे कि अजूर भारी पत्थर उठा सके। 3 साल के भारी काम के बाद अजूर ने सोचा कि अब वो अपने भाई से आगे निकल गया है, क्योंकि चूमा का प्लॉट अब भी खाली था। फिर एक भारी पत्थर उठाते समय अजूर को काफी शोर सुनाई दिया और उसने देखा कि चूमा एक 25 फुट की मशीन बनाकर लाया है जो मिनटों में भारी पत्थर को इधर उधर कर रही है। और चूमा ने अपने प्लॉट की फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया। जहां अजूर के पिरामिड की फाउंडेशन बनने में 1 साल लगा, वहीं चूमा ने अपने प्लॉट के फाउंडेशन 1 हफ्ते में ही बना ली। चूमा की मशीन 30 गुना ज्यादा जल्दी काम कर रही थी। 40 दिन बाद चूमा की मशीन ने इतना पिरामिड बना लिया था जितना अजूर को बनाने में 3 साल लगे थे। 8 साल के बाद चूमा ने 26 की उम्र में अपना पिरामिड बना लिया और फारूहा ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। चूमा को फिर कभी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ा और उसको पूरा राज्य मिल गया। लेकिन अजूर अपना वही पुराना काम करता था, पत्थर उठाना, पैसे और समय बर्बाद करना, ट्रेनिंग लेना और पत्थर उठाना। अजूर को पिरामिड के 12वें लेवल पर हार्ट अटैक आया और वो बस 2 लेवल पहले मर गया। जो रोड अजूर ने ली थी वो स्लो लेन है और जो रोड चूमा ने ली वो फास्ट लेन है। स्लो लेन एक जॉब है जहां पर आप अपनी मेहनत के बदले अपने बॉस से पैसे लेते हो, और फास्ट लेन एक अच्छा सिस्टम बनाने या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के ऊपर बेस्ड है जिसमें आप अपने काम को लेवरेज कर सको। अगला टॉपिक है टीम्स को बदलो। जिस दिन से आप पैदा हुए हो तब से आप टीम कंज्यूमर के लिए खेल रहे हो। बारबी डॉल से लेकर डोरेमोन तक आपको बचपन से डिमांड करने के लिए कंडीशन करा गया है। स्लोलेन और साइडवॉक में जो रिलेशन है वो है कि कंज्यूमर प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं। आप किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए ब्रांड मैनेजर बन गए, आप किसी कॉर्पोरेशन के लिए अकाउंटेंट बन गए, आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए। यहीं से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कंज्यूमर शब्द आपको एंटी फास्ट लेन में ले जाता है और आपको गलत टीम में जाकर फेंक देता है। देखिए, जीतने वाली टीम प्रोड्यूसर है। आज से अभी से अपनी जिंदगी का फोकस प्रोड्यूस करने में बनाओ, ना कि कंज्यूम करने में। जब आप कंज्यूमर थिंकिंग, जो कि मेजॉरिटी थिंकिंग है, उससे प्रोड्यूसर थिंकिंग यानी माइनॉरिटी थिंकिंग पर शिफ्ट होते हो तो आप सही तरीके से टीम को बदलते हो। पहले प्रोड्यूसर बनो फिर कंज्यूमर। आप जिस भी अमीर इंसान को जानते हो उन्हें देखो, वो एक प्रोड्यूसर है या नहीं, और 99% आपको पता चलेगा कि वो एक प्रोड्यूसर है। चाहे आप गौतम अदानी को लो, मुकेश अंबानी को, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या इलॉन मस्क,
सब प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर बनना मुश्किल है, लेकिन याद रखो अगर आप वो काम करोगे जो अमीर लोग करते हैं तो आप वो बनोगे जो अमीर लोग बनते हैं। आज से अभी से जब भी आप एक ऐड देखो तो उसे कंज्यूमर की तरह नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर की तरह देखो। उस ऐड में देखो कि कौन सी मार्केटिंग टेक्निक वो यूज कर रहे हैं, उनका क्या रेवेन्यू मॉडल है, क्या ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं। जब आप ये करने लगते हो तो आप ऑटोमेटिकली फास्ट लेन पर जाते हो। अब सबसे बढ़िया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अमीर लोग अमीर बनते कैसे हैं। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब काफी अजीब देते हैं। वो कहते हैं अमीर बनने के लिए आपको डॉक्टर, एक्टर या क्रिकेटर बनना पड़ेगा या बेस्ट तरीका लॉटरी जीतनी पड़ेगी। लेकिन एमजे कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। चलिए तो फिर देखते हैं कि अमीर लोग अमीर बनते कैसे हैं। वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू, और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट। इससे एमजे उनकी इंटरनेट कंपनी के एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जब भी कोई उनकी वेबसाइट से कुछ खरीदता था तो एमजे को $4 का प्रॉफिट मिलता था। एवरेजली 12,000 लोग उनकी वेबसाइट को डेली विजिट करते थे। इसका मतलब वो हर रोज 12,000 लोगों को बेच सकते थे, लेकिन उनका एवरेज कन्वर्जन रेशो 12% था, यानी हर महीने 100 में से 12 लोग उनकी वेबसाइट से परचेज करते थे। जब भी वो ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते तो वो कुछ स्पेशल चीजें करते, जैसे कि वो अपनी कन्वर्जन रेशो को बढ़ाकर ज्यादा यूनिट्स बेच पाते। अगर वो अपने कन्वर्जन रेशो को 12 से 13% कर लेते तो उनकी हर रोज की इनकम $480 बढ़ जाती, जो कि काफी बड़ी बात है। अगर वो अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को 12,000 से 15,000 ले जाते और कन्वर्जन रेशो सेम 12% ही रहता तो उनकी हर रोज की इनकम $14,400 से बढ़ जाती थी। ये फास्टलेन की ताकत है। तो चलिए अब एसेट वैल्यू को समझते हैं। एसेट वैल्यू का सिंपली मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू है। एसेट वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू इंडस्ट्री मल्टीप्लायर। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग इंडस्ट्री मल्टीप्लायर होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने पीई को जरूर सुना होगा, वहीं पीई का मतलब इंडस्ट्री मल्टीप्लायर है। अगर आप हर साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो और आपके निच का इंडस्ट्री मल्टीप्लायर 10 है तो आपकी एसेट वैल्यू 1 करोड़ इंटू 10 यानी 10 करोड़ है। यानी अगर आप अभी इस कंपनी को बेच दो तो आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप में से काफी सारे लोग बिजनेसेस कर रहे होंगे या कोई बिजनेस करने की सोच रहे होंगे। अगर ऐसा है तो रुक जाएं और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एमजे यहाँ पर 5 फास्टलेन कमांडमेंट्स देते हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि बिजनेस जो आप कर रहे हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो वो फास्टलेन है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमांडमेंट नंबर 1, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ये रूल कहता है कि आपका आपके प्रोडक्ट, मार्केटिंग कैंपेन, रेवेन्यू मॉडल पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इन शॉर्ट आपका आपके बिजनेस की सारी ऑपरेशंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कमांडमेंट नंबर 2, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। कमांडमेंट ऑफ एंट्री कहता है कि जैसे जैसे एंट्री बैरियर्स किसी बिजनेस में कम होते जाते हैं वैसे वैसे उसमें कंपटीशन बढ़ता जाता है और मार्जिन्स कम होते हैं। इसलिए आपको सिर्फ उसी बिजनेस में एंटर करना चाहिए जिसमें सारे लोग एंटर ना कर पाए। अगर आपको लगता है कि कोई भी इस बिजनेस को बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकता है या इस बिजनेस को ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो ये साइन है कि कमांडमेंट ऑफ एंट्री को फॉलो नहीं करा जा रहा है और एमजे के अकॉर्डिंग आपको इस बिजनेस में एंटर नहीं करना चाहिए। कमांडमेंट नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ नीड। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। कोई भी आपके सपने और आपके पैशन के बारे में केयर नहीं करता। लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं कि आपका बिजनेस उनके लिए क्या कर सकता है। आप और आपका बिजनेस तभी पैसे कमा सकता है जब आप अपना फोकस पैसे के ऊपर से हटाकर लोगों की नीड्स पर ले जाओ, यानी इस लालची दुनिया में लालच को छोड़ दो। कमांडमेंट नंबर 4, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। कमांडमेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि आपका बिजनेस और इनकम आपके टाइम से डिटैच हो जाए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछे कि क्या इसे कुछ सालों बाद ऑटोमेट करा जा सकता है। अगर इसका जवाब ना है तो प्लीज उस बिजनेस में एंटर ना करें, क्योंकि आप जॉब जैसे उस बिजनेस में फंस जाएंगे। एग्जाम्पल है रिटेल दुकानदार, वो जब तक दुकान पर जाएंगे तब तक ही पैसे कमा पाएंगे और जिस दिन वो नहीं जाएंगे उस दिन वो कुछ भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। कमांडमेंट नंबर 5, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। जितना बड़ा आपका मार्केट साइज है उतनी तेज आपकी स्पीड है और उतनी तेजी से आप अमीर बन सकते हो। अगर आपका रेस्टोरेंट है और आप सिर्फ एक ही सिटी में ऑपरेट कर रहे हो तो आप कमांडमेंट ऑफ स्केल को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका मार्केट साइज उतना बड़ा नहीं है और आपको अमीर बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वहीं आप एक ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हो जो कि पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है
तो आप कमांडमेंट ऑफ स्केल को ठीक से फॉलो कर रहे हो। मैं यहाँ ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जो भी डिसीजंस लें उसे अपने रिसर्च करके लें। स्टार्टिंग में अगर आप सारे कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते तब भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इन सबको फॉलो करने का ट्राई करना होगा, तभी आप बीच पर रहकर भी करोड़ों कमा पाओगे। ये बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। इसे आप तक लाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दी गई लिंक से खरीदें। इससे हमें 10-15 रुपए का कमीशन मिलेगा, जिसमें हमारी जीत है। धन्यवाद।